हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन और तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा मैं आपको बोर्ड पे बता देता हूँ। न्यूक्लियर प्लांट का ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम आपको सेकंड क्वेश्चन ही पुट कर देते हैं इसी टाइम। ये भी न्यूक्लियर पावर प्लांट से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो आपके सामने इस टाइम पे दो क्वेश्चन दिख रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट का मूल कच्चा माल कौन सा है। ठीक है, आप इसको कच्चा पदार्थ ईंधन भी बोल सकते हैं। कच्चा ईंधन कौन सा है, इसकी जगह ईंधन भी लिखा हुआ है, आपके क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो ये वर्ड अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से मैंने ये पुट कर दिया। पहला ऑप्शन है आपका थोरियम, दूसरा रेडियम, तीसरा ऑप्शन है यूरेनियम और चौथा है आपका प्लूटोनियम। ठीक है, जिस तरह से आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ये ऑप्शन बहुत ही कंफ्यूजन वाले हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, तो आपको इनमें से सही ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो जानना ये जरूरी होगा कि आपका जो पावर प्लांट होता है यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होगा
उसके बाद हम ये जान सकते हैं कि इसमें जो कच्चा ईंधन है वो कौन सा उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका यूरेनियम है। ठीक है, इसका करेक्ट जवाब जो होगा वो सी होगा, यानी कि यूरेनियम जो है वो मूल रूप से, या फिर ये कहें कि सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है एज ए फ्यूल, किसमें, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, अब आते हैं आपके सामने जो सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्राइमरी ईंधन यानी कि प्रयुक्त जो प्राइमरी ईंधन होता है वो कौन सा होता है। तो आपका जो ईंधन है, आपने पहले क्वेश्चन से ये जाना कि जो मूल रूप से न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो यूज किया जाता है आपका कच्चा ईंधन या फिर एज ए फ्यूल, वो यूरेनियम यूज किया जाता है। तो जाहिर सी बात है पावर प्लांट में जो प्राइमरी ईंधन होगा वो भी यूरेनियम ही होगा, किसमें, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसमें जो प्राइमरी ईंधन जब ये आपका यूरेनियम है, तो जाहिर सी बात है आपके जो सेकंड और थर्ड जो ऑप्शंस होंगे ये इनकरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ये गलत हो जाएंगे। तो आपके पास इस टाइम पे सिर्फ दो ऑप्शन बचा हुआ है, यानी कि पहला और दूसरा, ए होगा या तो सही या तो आपका बी होगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि आपका पहला ऑप्शन सही होगा या दूसरा ऑप्शन, यानी कि 50-50 का जो रेशियो है ये आ रहा है दोनों में, या तो ए ऑप्शन सही होगा या बी। आप सबसे ज्यादा जो पढ़े होंगे यूरेनियम के अंतर्गत जो उसकी कोडिंग होती है, यानी कि जो प्राकृतिक ईंधन होता है, आप अब प्राकृतिक यूरेनियम जिसकी बात करें तो वो आपको U-235 के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो आपका फर्स्ट यानी ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन है इसके मल्टी, इस बेस पे आपके और सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं, उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन पे आपको और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इस बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल, ये जो फर्स्ट कैटेगरी होती है उसमें आपको प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत U-235 और U-238 को रखा गया है। इसको आप प्राकृतिक भी बोलते हैं। और उसके बाद जो बी कैटेगरी आती है, यानी कि जो सेकंड कैटेगरी आती है उसमें U-233 और ठीक है, तो इस तरह से इसको अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया गया। तो अगर बात करें कि प्राकृतिक की जब बात की जाएगी तो उसमें आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, U-235 और U-238।
ठीक है। लेकिन मेनली जब प्राइमरी ईंधन की बात की जाती है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्राइमरी का मतलब क्या है कि जो बेसिक होता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा यूज में लाया सकता है, आप उसको कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर प्राइमरी की बात की जाएगी, यहाँ पे अगर प्राइमरी वर्ड को जोड़ दिया जाता है, अगर प्राकृतिक रहेगा, ठीक है, अगर यहाँ प्राइमरी की जगह प्राकृतिक रहता तब आपको एक और ऑप्शन दिया जाता, ए और बी दोनों, ठीक है, यानी कि आपके पास जो दो ऑप्शन है ए और बी दोनों क्या होते, सही होते, ठीक है। लेकिन जब प्राइमरी की बात की जा रही है, इसका मतलब यह है कि यहां पे ए ऑप्शन इसीलिए सही है, यहां पे प्राइमरी की बात की जा रही है। लेकिन अगर यहीं पे प्राइमरी की जगह अगर प्राकृतिक की बात की जाती तो आपका ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट होता, ठीक है। तो यही बात की जा रही है। U-235 यानी कि यूरेनियम की ये कोडिंग है। यूरेनियम एज ए फ्यूल आप जब इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, उसकी ये कोडिंग है, इसको U-235 और U-238 के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका दोनों जो है प्राकृतिक के अंतर्गत आता है, और अगर प्राइमरी ईंधन की बात की जाए तो उसमें U-235 ही करेक्ट होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके जो सेकंड क्वेश्चन था उसकी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसके पहले आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया ये इसी से रिलेट करता है, यानी कि इसी से मिला जुला ये क्वेश्चन है। ठीक है, U-235 यानी यूरेनियम के प्रत्येक विखंडन के रिएक्शन के उत्पाद के रूप में औसतन कितने फास्ट न्यूट्रॉन का उत्पादन होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है आपका विखंडन, यानी कि पहले एक वर्ड की बात करेंगे विखंडन। अब ये विखंडन क्या होता है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये विखंडन होता क्या है। ठीक है, ये प्रक्रिया जो आपकी होती है ये दो प्रकार की होती है न्यूट्रॉन से जुड़ी हुई। पहला आपका होता है संलयन और दूसरा होता है आपका विखंडन। ठीक है, तो आपको ये वाला वर्ड यहाँ पे दिख पा रहा होगा। हम दोनों को पहले क्लियर करेंगे क्योंकि हो सकता है कि पहले वाले से आपको भी पूछा जा सकता है। जाहिर सी बात है न्यूक्लियर पावर प्लांट की जब भी बात की जाएगी तभी भी आपसे उसमें विखंडन की ही बात की जाए, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो प्रक्रिया होती है ये विखंडन के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, यानी कि ये जो पूरी प्रक्रिया है पावर जनरेशन की या फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाने की, ये पूरी प्रक्रिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में विखंडन के प्रोसेस से ही कंप्लीट की जाती है। तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर पावर प्लांट की जब भी बात की जाएगी तो आपसे विखंडन के बारे में ही पूछा जाएगा, संलयन के बारे में बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो संलयन का प्रोसेस है इसमें एक तरह से ये कह सकते हैं कि जुड़ाव का प्रोसेस होता है। ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं आपस में आके मिल जाते हैं और उसके बाद वो एनर्जी क्रिएट करते हैं। ठीक है, एनर्जी क्रिएट करते हैं और उस एनर्जी का इस्तेमाल आगे चल के किया जाता है और पावर जनरेशन या फिर और सारे जगहों पे इस्तेमाल में लाया जाता है। उसी प्रकार अगर इसके अपोजिट विखंडन की बात की जाए तो विखंडन के अंतर्गत क्या होता है कि आपका मान लीजिए कि यूरेनियम है, ठीक है, उसको अलग अलग भागों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये आपका U-235 है। ठीक है, इस पे क्या किया जाएगा, तोड़ने का प्रोसेस है। ठीक है, इसको दो भागों में तोड़ा जाएगा, फिर यहां से दो भागों में तोड़ दिया जाएगा, फिर इसको दो भागों में तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका प्रोसेस ये क्या होगा, ये चलता चला जाएगा। तो ये आपका एक तरह से अगर हम संक्षिप्त रूप में बात करें तो ये आपका विखंडन का प्रोसेस है। और ये जो प्रोसेस होता है ये जो प्रक्रिया है इसको आप चेन प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, चेन प्रोसेस, इसको आप चेन प्रोसेस बोलते हैं। क्योंकि क्या है कि ये जो फ्यूल है ये क्या हो रहा है, पहले दो भागों में टूट गया, तोड़ दिया गया, उसके बाद ये दो कितने हो गए, चार हो गए, ये चार आठ। तो जाहिर सी बात है आप जब अलग अलग भागों में तोड़ देंगे तो उसके बाद क्या होगी, उसके अंदर एनर्जी क्रिएट होगी और वो अलग अलग भाग में टूटने के बाद क्या करेगा, एनर्जी को क्रिएट करेगा। और ये प्रक्रिया जाहिर सी बात है यहीं खत्म नहीं होती, आगे चलती चली जाती है। और उसके बाद जब ये छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, एनर्जी को क्रिएट करते हैं और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके आपको इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में इसकी मदद ली जाती है। जाहिर सी बात है अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अगर एक छोटा बड़ा सा गेंद है, ठीक है, बड़ा सा अगर गेंद है, मान लीजिए मिट्टी का टुकड़ा है, आपने गेंद बनाया उसको, उसके बाद आपने क्या किया, उसको अलग अलग भागों में तोड़ दिया। तो जब आपने उसको अलग अलग भागों में तोड़ दिया तो वो छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गए और जब वो छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गए तो वो अलग अलग जाके के अपना काम करेंगे। जाहिर सी बात है एनर्जी जो उनके अंदर पावर होगी वो अधिक होगी। जाहिर सी बात है अगर बड़े वाले गेंद से अगर आप किसी को मारते तो जाहिर सी बात है ज्यादा चोट लगती, लेकिन अगर वहीं कई टुकड़ों में उसको आपने विभाजित कर दिया और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक बेनिफिट है। इसी तरह इसका विखंडन का भी एक बेनिफिट होता है कि अलग अलग भागों में तोड़ने के बाद विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा उसको यूज में एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम में लाया जाता है। ठीक है, और ये जो चयन प्रक्रिया अलग अलग भागों में ये विखंडन करने का जो प्रोसेस है
ये बहुत ही टफेस्ट प्रोसेस माना जाता है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस की आवश्यकता पड़ती है। रिएक्टर्स वगैरह के इस्तेमाल में लाया जाता है। आगे हम आपको डिस्कस करेंगे, जब रिएक्टर वगैरह की बात की जाएगी तो मैं रिएक्टर के बारे में भी आपको बताऊंगा कि रिएक्टर्स वगैरह होते हैं वो किस तरह के होते हैं, किस मेटेरियल के बने होते हैं और ये किस रूप में होते हैं। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की जाए तो मैंने पहले भी इसको बता दिया है, पढ़ा दिया है, अगर आप पिछली वीडियो में चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे विखंडन को मैंने बता दिया। रिएक्शन के उत्पाद के रूप में औसतन कितने फास्ट न्यूट्रॉन का उत्पादन होता है, तो ये इसी की बात की जा रही है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये ए है, यानी कि 2.46। कितना? 2.46। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मिलियन जो आपके इलेक्ट्रॉन के यूरेनियम के U-235 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूरेनियम 235 के एक एटम के विखंडन के दौरान जो आपकी एनर्जी जो निकलती है वो कितनी निकलती है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 100 एंड सेकेंड 200 और थर्ड ऑप्शन है 300 और लास्ट ऑप्शन है आपका 400। 100, 200, 300 और 400, ये आपके पास चार ऑप्शन है कि एनर्जी कितनी निकलती है। नाउ करेक्ट आंसर है बी 200। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका बी है 200। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ठीक है, आपका जो ये क्वेश्चन है, उच्च श्रेणी के कोयले से यानी कि 4.5 यानी कि 4.5 टन ऊर्जा का उत्पादन डैश दिया गया है। डैश में 1 किलोग्राम यूरेनियम या 1 ग्राम यूरेनियम या 100 ग्राम यूरेनियम या 10 ग्राम यूरेनियम से होने वाली ऊर्जा के बराबर है। इसका मतलब ये है कि इसके जो क्वेश्चन को बताने का जो नजरिया है वो थोड़ा सा टफेस्ट है, यानी कि इसको सिंपल भाषा में ये कहा जा सकता है कि 4.5 टन उच्च श्रेणी का जो कोयला है उससे जितनी ऊर्जा थर्मल पावर प्लांट के द्वारा क्रिएट की जा सकती है या बनाई जा सकती है, तो निम्न में से अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज किया जाए तो कितना क्वांटिटी में फ्यूल लगेगा, उतनी ही ऊर्जा को उत्पादित या बनाने के लिए, उत्पादित करने के लिए या बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां पे एक आपका इक्वेशन आप कह सकते हैं लिखा हुआ, 1 किलोग्राम यूरेनियम यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम एज ए फ्यूल इस्तेमाल अगर किया जाए तो 1 किलोग्राम यूरेनियम अगर इस्तेमाल में लाया जाता है, जितनी ऊर्जा उसके द्वारा बनाई जा सकती है ठीक है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी उसके द्वारा बनाई जा सकती है अगर 4500 टन कोयला यूज में लाया जाए। ठीक है, 4500 टन कोयला अगर थर्मल पावर प्लांट में अगर यूज में लाया जाए, एज ए फ्यूल अगर यूज में लाया जाएगा तो उतनी ऊर्जा यानी उतनी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। इसका कहने का मतलब सिंपल भाषा में ये है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल में लाके जितनी इलेक्ट्रिसिटी को बनाएंगे, अगर थर्मल पावर प्लांट यूज कर रहे हैं तो उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए 4500 टन कोयले की आवश्यकता पड़ेगी। ये एक थंब रूल है। उसके बाद ये जो क्वांटिटी है आपको पॉइंट में भी पूछी जा सकती है, दशमलव यानी कि दशमलव में भी पूछी जा सकती है, या फिर और कई सारे तरीके से पूछी जा सकती है। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज याद करना होगा कि 1 किलोग्राम यूरेनियम इक्वल टू 4500 टन कोल से जितनी एनर्जी बनेगी उतनी 1 किलोग्राम यूरेनियम से बनेगी। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ठीक, अब बात करेंगे इन्हीं सब पॉइंट को देखते हुए अगर एडवांटेजेस देखा जाए न्यूक्लियर पावर प्लांट का तो वो बेहतर माना जाता है, और भी कई सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन पहले हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 ग्राम। ठीक है, जाहिर सी बात है 1 किलोग्राम यानी कि 4500 टन, और अगर 4.5 की बात की जा रही है तो ये क्या होगा 1 किलोग्राम यानी कि 4500। ठीक है, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आप 1000। ठीक है, इधर से आप क्या करेंगे 3 पॉइंट, यहाँ क्या है 4.5 लिखा हुआ है यानी कि इधर से 1 2 3 4.5 यहाँ 1 2 3 यानी कि 1 पॉइंट यानी कि 1 ग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू 4.5 टन कोयला। ठीक है, ये हो गया। यही आपसे पूछा जा रहा है 4.5 टन का जो आपका कोयला है वो 1 ग्राम यूरेनियम के जो ऊर्जा बनाएगा उसके बराबर में माना जाएगा या उसके बराबर में होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्ध यूरेनियम है जिसमें, ठीक है, समृद्ध यूरेनियम के बारे में बात की जा रही है, जिसमें क्या है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है यूरेनियम यानी कि U-235 जो कि एक प्राकृतिक रूप माना जा सकता है, और आपने इसके पहले उसके बारे में पढ़ा भी है, इसको आप प्राइमरी ईंधन भी बोलते हैं U-235 को, तो उसी की बात की जा रही है। पहले ऑप्शन में का प्रतिशत कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया है, और बी ऑप्शन है U-238, ये भी क्या आपका एक प्राकृतिक ईंधन की कैटेगरी में आता है, का प्रतिशत कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया है। ठीक है, मैंने डैश किया हुआ, डैश का मतलब क्या है, ये पूरा जो सेंटेंसेस है, ये यहाँ के बाद जो पूरे सेंटेंसेस हैं वो वही सेकंड और थर्ड ऑप्शन में सेम बताए गए हैं या सेम दिए हुए हैं। थर्ड ऑप्शन है U-234 का प्रतिशत कृत्रिम रूप से बढ़ाया। कृत्रिम रूप का मतलब ये है कि उसके बाद ये एक तरह से कह सकते हैं आप कि मॉडिफाई करके क्या किया गया है, उसका परसेंटेज बढ़ाया गया है उसमें यूरेनियम, ठीक है। और जो आपका डी ऑप्शन है वो है अतिरिक्त एनर्जी बाहर से पंप की जाती है, यानी कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो बाहर से पंप कर दी जाती है। तो इस चौथे ऑप्शन में आपका जो यूरेनियम की बात की जाएगी यानी कि समृद्ध यूरेनियम का, तो समृद्ध यूरेनियम में यूरेनियम यानी कि U-235 का प्रतिशत कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। U-235 का प्रतिशत कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया जाता है।
यूरेनियम 238 को आप 92U238 के रूप में अगर उसको दर्शाया गया है, या फिर ये कहें कि इस रूप में अगर उसको लिखा गया है, तो इसका अर्थ क्या होगा? आपसे उसका अर्थ पूछा जा रहा है कि अगर उसका इस रूप में उसको लिखा गया है तो इसका अर्थ बेसिकली क्या माना जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन ए है, इसमें 92 प्रोटॉन और 146 न्यूट्रॉन है। और बी ऑप्शन दिया गया है, इसमें 146 प्रोटॉन और 92 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सी ऑप्शन है, इसमें 92 प्रोटॉन और 238 यानी कि 238 इलेक्ट्रॉन है। और डी ऑप्शन, या जिसको आप लास्ट ऑप्शन बोलेंगे, ये ऑप्शन आपको बता रहा है कि इसमें 92 प्रोटॉन और 238 न्यूट्रॉन है। जिसका आपको जवाब बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। कि 92 दिया हुआ है तो ये आपका 92 जो है वो प्रोटॉन हो जाएगा, यानी कि 92 आपका दर्शा रहा है प्रोटॉन की संख्या को। ठीक है, 92 जो है वो प्रोटॉन की संख्या को दर्शा रहा है, और 238 न्यूट्रॉन नहीं होगा, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो 238 नहीं होगी। अब अगर न्यूट्रॉन की संख्या 238 नहीं होगी तो ये कहा जा सकता है कि डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो संख्या है ये डायरेक्टली न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। ठीक है, 92 जो है ये प्रोटॉन की संख्या होती है। जिस रूप में 92 को लिखा गया है ये प्रोटॉन की संख्या होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या ये नहीं होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब अगर बात की जाए, यहां तक तो सब ये भी सही है और ये सही है, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बचे, यानी कि ए और सी। सी में क्या कहा जा रहा है कि इसमें 92 प्रोटॉन करेक्ट है, लेकिन 238 इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है, सेम नहीं होगी, यानी कि 238 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, तो आपका बचा ए ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट। ठीक है, तो आप अगर आपको अगर क्वेश्चन सही से नहीं क्लियर होते हैं तो आपको सेंटेंसेस पे जाना है, इसमें कौन से सेंटेंस ऐसे हैं जो कि सही है। अगर आपको सही नहीं पता है तो आप एक काम करें, एमसीक्यू क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि जो इनकरेक्ट जवाब है, यानी कि जो ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आपको लगते हैं कि वो गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट आपको लगते हैं, आप उस तरह से उसको करते चले। जैसे कि आपको मैंने बताया कि पहले आपको पता चला कि डी ऑप्शन गलत है, ठीक है, आपको लगा डी ऑप्शन गलत है, आपने डी को यहाँ से हटा दिया, अब आपके पास बचे 3 ऑप्शन, उन तीनों में से देखिए कि कौन सा ऑप्शन गलत है। सही आपको अगर नहीं पता है तो गलत पहले ढूंढिए। ठीक है, फिर क्योंकि सही तो एक ही होगा, 3 ऑप्शन आपका गलत होंगे, तो गलत आप आसानी से पहचान सकते हैं। उसके बाद आपको लगा कि बी ऑप्शन गलत है, आपने बी को गलत कर दिया, उसके बाद आपके पास बचे 2 ऑप्शन। 2 का मतलब या तो पहला सही होगा, या तो सी सही होगा, या तो ये सही होगा, या तो सी सही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, उसके बाद आपको ये लगा कि ठीक है ये जो हमारा सी ऑप्शन है ये गलत है, तो फिर राइट आंसर आपको पता ही चल जाएगा लास्ट में, फैक्ट। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन को करने, एमसीक्यू क्वेश्चन को जो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको करने का एक आसान सा तरीका है, आप इस तरह से कर सकते हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आएगा तो उसके लिए कोई तरीका नहीं है, कुछ ना कुछ आपको उससे रिलेटेड चीज़ें आनी चाहिए। अगर कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी तो आप उस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाकी बातें बाद में हो जा सकती हैं, इसको मिटा देते हैं।
अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जो एक भारी नाभिक है, यानी कि एक बड़ा सा नाभिक है, उसको दो लाइट नाभिक के रूप में या फिर नाभिक के रूप में विभाजित करता है। नाभिक में विभाजित करता, यानी कि क्या करेगा, इसको दो लाइट, लाइट का मतलब क्या है कि दो छोटे नाभिक, ठीक है, लाइट का मतलब यहाँ इसी से है, उसको दो छोटे नाभिक के रूप में विभाजित करता है या तोड़ता है, ठीक है। तो हमने आपको इसके पहले बताया है, स्टार्टिंग में बताया है, जब आपको मैंने विखंडन और संलयन के बारे में बताया है, तो एक बार मैं फिर से उसको बताना चाहूँगा कि जो आपका विखंडन का प्रोसेस होता है, ठीक है, जो आपका विखंडन का प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा नाभिक होता है और उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है, ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं कि भारी नाभिक को लाइट नाभिक के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक। और वहीं जो संलयन की प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि बहुत छोटे छोटे नाभिक होते हैं, उनको क्या किया जाता है, बड़े से नाभिक के रूप में, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जुड़ाव, ठीक है, छोटे छोटे नाभिक को जोड़ा जाता है और उसके बाद एक बड़े नाभिक का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो दोनों जो संलयन और विखंडन, यानी कि यहाँ पे विखंडन की बात ही की जा रही है, मैं आपको पहले ही जवाब बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे विखंडन की ही बात की जा रही है, क्योंकि बड़े भाग को छोटे छोटे भागों में या छोटे भागों में तोड़ने की बात की जा रही है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी और ये प्रक्रिया ही आपसे पूछी जाएगी, आपसे एग्जाम्स में संलयन की प्रक्रिया, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन है, इसके बारे में नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि संलयन की प्रक्रिया आपके ये जो बुक है, यानी कि जो पावर प्लांट का सब्जेक्ट है, यहाँ पे होता ही नहीं, क्योंकि आप संलयन और विखंडन के बारे में न्यूक्लियर के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें जो भी प्रक्रिया होती है वो विखंडन के द्वारा ही होती है, विखंडन के प्रोसेस से ही वो की जाती है। तो यहाँ पे आपसे विखंडन के बारे में ही पूछा जाएगा। तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मतलब पेपर में आता है तो आप विखंडन को ही ऑप्शंस, अगर कुछ भी ना है तो विखंडन लगा सकते हैं, क्योंकि विखंडन के बारे में ही अधिकतर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बड़े नाभिक को दो छोटे नाभिक के रूप में अगर तोड़ा जा रहा है तो ये प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाएगा या फिर इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ठीक है। पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है विखंडन, तो आप यहीं पे क्या करेंगे, इसको करेक्ट कर देंगे। अब गलत सही ढूंढना ही नहीं है, पहले आपको सही मिल गया, ठीक है, आपका काम 2 सेकंड में भी हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं तो, और संलयन मैंने संलयन बता दिया, केंद्रक और श्रृंखला चयन प्रोसेस मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो बाकी कुछ और जानने की जरूरत एक्स्ट्रा है नहीं। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी हमें लग रहा है काफी इजी ही था।
एक परमाणु विखंडन तब शुरू किया जाता है जब महत्वपूर्ण एनर्जी न्यूट्रॉन बाध्यकारी एनर्जी की तुलना में, आगे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप से आपसे जवाब मांगा गया है, तो या तो यहाँ पे से कम हो या फिर तुलना में कम हो, वही हो, अधिक हो या फिर ठीक 2 गुना हो। ठीक है, तो ऐसी जब भी बात आएगी, ये वाला सेंटेंस आएगा, तो आपको इस तुलना में क्या करना है, अधिक हो, यानी कि अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा, अधिक हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यूरेनियम विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया से गुजरेगा जब, यानी कि श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि चैन अभिक्रिया का मतलब इंग्लिश होती है चैन रिएक्शन की अभिक्रिया। ठीक है, चैन रिएक्शन की अभिक्रिया मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो पिछली जब न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो वीडियो उसको आप देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अभी आपका चैन प्रक्रिया होती है
वो किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सभी न्यूट्रॉन अवशोषित हो जाते हैं। बी है धीमी गति से चलने वाले न्यूट्रॉन त्वरित होते हैं। सी है यह कृत्रिम साधनों द्वारा संभव है। और डी है तेजी से बढ़ने वाले न्यूट्रॉन को धीमा कर दिया जाता है। तो इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों गलत है। जो आपका लास्ट ऑप्शन है यानी कि डी वो सही है, तेजी से बढ़ने वाले न्यूट्रॉन को धीमा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आज के रहे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पावर प्लांट इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट का। ठीक है, सो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद जो भी अगली क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट जो पावर प्लांट सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। और आज ज़्यादा नहीं 10-15 क्वेश्चन मुश्किल से करवाए गए होंगे आज की क्लास में। बट वो जो आपके 10 या 15 क्वेश्चन है वो कवर अप कर रहे हैं। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि वो कम से कम आपके 50 या 60 क्वेश्चन को कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना बहुत है। अगर आपका आज का जो सेशन था यानी कि जो आज की क्लास थी उसमें आपने जो भी क्वेश्चन को किया वो सारे क्वेश्चन जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट के ही थे। तो अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे तो हमें नहीं लगता कि इससे कुछ बाहर आएंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड ही आएंगे तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आगे हम नेक्स्ट क्लास में किसी और चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जैसे हमें न्यूक्लियर पावर कुछ चीज़ें ऐसी हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो कि छूट गई हैं या रह गई हैं, उसको भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।